हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो के एंड में आप ये ज़रूर बताना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि आपको भी आपकी तैयारी का अंदाज़ा हो सके। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप का अर्थ होता है समस्थानिक, अर्थात एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, उन्हें ही हम समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे कि 1H1 ये होता है हमारा प्रोटियम, 1H2 ये होता है ड्यूटीरियम और 1H3 ये होता है ट्रीटियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, अर्थात इसके अंदर परमाणु संख्या तो समान है, इसके अंदर एक प्रोटॉन पाया जा रहा है, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन है, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन है, लेकिन इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। जैसे कि 1H1 जो प्रोटियम है, इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है और इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। तो इस तरह से आइसोटोप या समस्थानिक एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा बिजली पैदा करने में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। जो परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया होती है, इसके द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका यूज मुख्य रूप से बिजली आदि बनाने में किया जाता है। आप सब ने ये देखा होगा कि थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उनके द्वारा बिजली बनाई जाती है। आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि परमाणु विखंडन भट्टियों द्वारा बिजली का निर्माण किया जा रहा है। तो परमाणु विखंडन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर एक भारी नाभिक से टूटकर दो छोटे छोटे नाभिक बनते हैं और काफ़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन की बौछार करवाई जाती है तो यहाँ से हमें बैरियम का एक परमाणु मिलता है, अर्थात बैरियम का एक नाभिक मिलता है, साथ ही साथ हमें क्रिप्टॉन का एक नाभिक मिलता है, प्लस में हमें यहाँ पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी प्राप्त होती है। तो ये जो एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है, इसी का यूज हम लोग बिजली आदि को बनाने में करते हैं। यही होती है परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया, जिसमें एक बड़े नाभिक से टूटकर दो या दो से अधिक छोटे नाभिक का निर्माण होता है और साथ ही साथ काफ़ी मात्रा में एनर्जी भी प्राप्त होती है। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन सी गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? अर्थात निम्न जो प्रतिक्रिया दी गई है इनमें से कौन सा गैसों के प्रसरण का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि खाने की जो खुशबू है ये भी गैसों के द्वारा ही वायु के अंदर विसरित होती है, अगरबत्ती की खुशबू भी गैसों के द्वारा ही वायुमंडल के अंदर जाती है और इत्र की महक जो है ये भी गैसों के द्वारा ही प्रसारित की जाती है। तो इन सभी के अंदर गैसों का प्रसरण होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक ताप होता है? उबलते पानी और भाप की बात करें तो अगर हम समान तापमान ले रहे हैं, जैसे हम 100 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, तो उबलते पानी के अंदर अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हाथ डालेंगे और उसी के साथ ही अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते पानी की भाप के ऊपर हाथ ले जाएंगे तो भाप से हमें ज़्यादा जलन होगी। इसका कारण ये है कि भाप के अंदर जो गुप्त ऊष्मा की मात्रा होती है वो काफ़ी अधिक पाई जाती है, इसलिए जो सर्वाधिक ताप होता है वो भाप के अंदर पाया जाता है, ना कि उबलते हुए पानी के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पीडीएफ है ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल बनता है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ देखते रहने के लिए। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक अर्थात एपिडेमिक एंड एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है? राइट आंसर होगा हैजा। हैजा अर्थात कोलेरा एक ऐसी बीमारी है जो कि महामारी के रूप में भी फैलती है और स्थानिक रूप में भी फैलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर कार्बन के जो एलोट्रोप होते हैं वो भी ग्राफेन में पाए जाते हैं, परमाणु जाली के रूप में भी ग्राफेन होता है और हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर के रूप में भी ग्राफेन होता है, लेकिन यहाँ पर 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर के रूप में ग्राफेन नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले प्रकाश की गति को किस वैज्ञानिक ने मापा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे पहले प्रकाश की गति को ओ लोस रोमर या फिर इसे ओले रोमर भी कहा जाता है। तो ओले रोमर नामक वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा गया था, जिसकी गति होती है
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इसे हम 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी लिखते हैं। ओके, तो ये होती है लाइट की स्पीड या प्रकाश की गति। इसे सबसे पहले वैज्ञानिक ओले रोमर द्वारा मापा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्मी प्रबंधन के लिए। हमारी सोच के अनुसार हमें यही लगता है कि गिरगिट जो है वो अन्य जानवरों से अपनी रक्षा के लिए शायद रंग बदलता है ताकि वो किसी जानवर को दिखाई ना दे, लेकिन ऐसा नहीं है। गिरगिट मेनली, मुख्य रूप से जो गिरगिट है वो अपने गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। वातावरण में अगर अधिक गर्मी है तो वो ऐसे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं जो उनको गर्मी कम से कम महसूस कराए, जैसे कि नीला कलर हो गया। और अगर सर्दी है तो ये ऐसे कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि इन्हें अधिक गर्म रख सके, जैसे कि ब्लैक कलर हो गया जो कि ऊर्जा विकिरणों को, अर्थात जो इनके अंदर ऊर्जा विकिरण आती हैं उनको कम से कम परावर्तित होने देता है। तो इस तरह से गिरगिट जो है मुख्य रूप से गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। हालांकि इनके अंदर कुछ जानवरों के बचाव के लिए भी ये प्रतिक्रिया पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से गर्मी प्रबंधन के लिए ही गिरगिट रंग बदलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। ओके, क्या नाम होता है, थायमीन। तो अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो इससे हमें बेरी नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। राइनो वायरस डैश डैश की वजह बनता है, अर्थात राइनो वायरस के कारण कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर होगा आम जुकाम। जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होते हैं मौसम परिवर्तन के कारण, या फिर नॉर्मल डिजीज होते हैं जो आम सर्दी जुकाम वगैरह होते हैं, ये राइनो वायरस के कारण ही होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई। इसको सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ई जो होता है यही सुंदरता का विटामिन कहलाता है। और इसी की कमी से लोग बाप नहीं बन पाते, अर्थात नपुंसकता और बांझपन जो है वो भी विटामिन ई की कमी से ही होती है। और विटामिन ई के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। ओके, क्या, टोकोफेरोल। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जो शरीर में टोटल ऑक्सीजन और ब्लड होता है उसका लगभग कितना परसेंट हमारे माइंड के द्वारा, हमारे ब्रेन के द्वारा यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शरीर में उपस्थित कुल ऑक्सीजन और ब्लड का लगभग 20% अकेले हमारे दिमाग द्वारा ही यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे कान के अंदर होती है ये हड्डी, स्टेपिस नाम की हड्डी, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इससे छोटी हड्डी हमारे शरीर में और कोई भी अवेलेबल नहीं है। दोनों कानों के अंदर 3-3 हड्डियां होती हैं, अर्थात कानों की बात करें तो टोटल यहाँ पर 6 हड्डियां होती हैं। और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो ये होती है फीमर, जो कि हमारी थाइज अर्थात हमारी जांघों के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। तो ऐसे 2 ऊतक हैं, एक तो हमारे नाखून होते हैं जिनको हमारे ब्लड से ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ओके, ये बाहरी वायुमंडल से ही अर्थात वातावरण से ही ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारी आंख का सबसे बाहरी भाग होता है कॉर्निया, जो हमारी आंख का कलर्ड हिस्सा होता है जो कि आइरिस होता है, उसके बाहर एक पतली सी परत होती है जो कि पानी के बुलबुले की तरह होती है, वही होता है कॉर्निया। और इसके अंदर कोई भी मांसपेशियां नहीं पाई जाती हैं। जब मांसपेशियां नहीं होंगी तो इसके अंदर ब्लड नहीं जाएगा, और ब्लड नहीं जाएगा तो ये ऑक्सीजन वायुमंडल से ग्रहण करेगा। इसलिए नाखून और कॉर्निया शरीर के ऐसे 2 ऊतक हैं जो कि ऑक्सीजन की प्राप्ति खून से नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आंख के अंदर मुख्य रूप से जो कलर्ड पार्ट होता है वो होता है आइरिस। ठीक है, बीचों बीच पाई जाती है पुतली, जिसे हम आंख का तारा या नेत्र तारा भी बोलते हैं। और उसके चारों तरफ का जो कलर्ड पार्ट होता है, रंगीन पार्ट होता है, जो किसी के अंदर हल्का ग्रीन होता है या फिर हल्का नीला होता है या फिर भूरे कलर का होता है। तो ये सब जो होते हैं ये आइरिस के कारण ही हमारी आंखों के रंग को डिसाइड करता है। नेक्स्ट है, ताम्र व टिन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। होगा, तांबा और टिन के मिलने से कांसा बनता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक लाल भूरे रंग की अधातु होती है जो कि सामान्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। इसके अलावा हम धातु की बात करें जो कि द्रव अवस्था में रहती है तो वो होगी पारा। पारा जिसे Hg से डिनोट किया जाता है। तो पारा या मरकरी ये द्रव धातु होती है, जबकि द्रव अधातु होती है ब्रोमीन।
नेक्स्ट प्रश्न है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। अब उपधातु क्या होती है? उपधातु जो होती है ये धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करती है, इसलिए इनको उपधातु कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर जानवरों व पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ओके, जानवरों व पौधों की जो संरचना है उनका अध्ययन करना ही एनाटॉमी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिनोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? आर्थिनोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पक्षी वर्ग के अंदर जितने भी प्राणी आते हैं उनके अध्ययन की जो शाखा है वही कहलाती है आर्थिनोलॉजी। ओके, हम तो ये थे हमारे आज के कुल 20 क्वेश्चंस, लेकिन मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।